अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूं आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा और इस डिस्कशन में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, डिस्कशन में आप हमारे साथ रहेंगे। और इसी तरह इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है जनाब मज़हर बरलास साहब ने। मज़हर बरलास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं। तोशा खान अल कादिर ट्रस्ट केस, बानी तहरीक इंसाफ जो है उनके गिर्द मज़ीद घेरा जो है वो अब तंग हो चुका है और GHQ हमला केस में भी गिरफ्तारी पड़ चुकी है उनकी। तोशा खाना केस में बानी PTI और उनकी अहलिया जो बुशरा बीबी हैं उन पर भी फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हो चुकी है। जहाँ बाकी केसेस में खान साहब के गिर्द घेरा जो है वो तंग हो चुका है, वहाँ तोशा खाना केस की अगर हम बात करें तो वो सरे फहरिस्त है, जिसमें बुशरा बीबी पर भी खान साहब के साथ ही फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। सारी ज़िंदगी जिस शख्स के ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम ना लगा, वो शख्स अपनी बीवी की वजह से आज इस हाल में है। नाज़रीन, औरत का नाम जब हम लेते हैं तो उसमें औरत माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, मोहब्बत की अलामत समझा जाता है औरत को। लेकिन वही औरत जब ख्वाहिशात की ग़ुलाम बन जाती है तो मर्द को बर्बाद कर देती है। एक औरत होने के नाते मैं ही इस बात को कन्फेस करती हूँ कि एक मर्द की जो कामयाबी है उसके पीछे औरत का हाथ होता है। लेकिन वही औरत जब इस बात से भी कोई इनकार नहीं है कि वही औरत जब चाहे तो हुकूमतों के भी तख्ते उलट जाते हैं। एक मर्द की हम क्या बात करें, मर्द या शौहर, उसका भी इस अमल में उतना ही कसूर होता है जितना कि उस औरत का होता है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा होता है वो उसके सामने हो रहा होता है, लेकिन वो मोहब्बत के हाथों मजबूर वो सब करता जाता है जो उसको उसकी अहलिया कहती है। इस केस में भी यही तासुर दिया जा रहा है कि खान साहब जो है वो इस मामले में लाइल्म है और डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो लाइल्मी तो जनाब फिर कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे कि ये लॉजिक दे के मर्द ये कहे कि जी मुझे तो किसी बात का पता ही नहीं था और आप अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दे दें। घर के अफराद इस बात से पहलू तही नहीं कर सकते कि जो कुछ भी हो रहा है या हो रहा था वो इससे लाइल्म थे, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी और उनका बेटा हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब और उनके बेटे हों, या फिर वो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी हों। खैर, बानी PTI की मुश्किलात की हम बात कर रहे हैं, उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस पर एक डिटेल रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आके डिस्कस करते हैं। जी, तो आपने ये रिपोर्ट मुलाहिजा की। मज़हर बरलास साहब क्या कहेंगे? GHQ हमला केस में भी गिरफ्तारी पड़ चुकी है खान साहब की और तोशा खाना जो है उसमें भी खान साहब और बुशरा बीबी दोनों पर ही फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, आए रोज़ नया केस, नई सज़ा, नया मुकदमा, बल्कि पुराने मुकदमे सज़ाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। क्या कहेंगे? सुमेरा मिर्जा, एक तो आपने इब्तदाई बातें ऐसी की, फिर ये रिपोर्ट बड़ी शानदार दिखाई। इसमें तो वो सब तो बेनकाब हो गए जिन्होंने तोशा खाना से बहुत लिया जी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि तो खाना की एक घड़ी को उछाला जा रहा है और मखसूस लोग उछालते हैं। ये जो बाकी आपने रिपोर्ट में इतने वज़ीर-ए-आज़म और सदूर की बातें की जी। और किस किस तरह वो गैर कानूनी तौर पर चीजें लेते रहते, उनकी औलादें लेती थी, रिश्तेदार लेते रहते, उनके डॉक्टर भी लेते रहे, तो मेरा ख्याल है हमेशा से ये मुतालबा रहा कि सबको एक नजर से देखा जाए। मैं हमेशा इंसाफ की बात करता हूं। मैं नहीं कहता कि जानबदारी होनी चाहिए, मैं कहता हूं कि सबको एक नजर से देखें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। सही। अब में कुछ ऐसी छेड़ी और मोहब्बत और की बातें, जी जी। तो उसमें अर्ज है कि अच्छा है जिसके पास रहे पास बात होकर, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो दुरुस्त है कि इस आदमी की जिम्मेदारी पूरी दुनिया में मशहूर, आज वो अपनी बीवी के हाथों दागदार हो रहे जी। तो ये उसको सोचना चाहिए था ना, तो वो किसी ऐसी औरत से शादी क्यों कर रहा है जो लालच से भरी हुई है। उस वक्त तो उनको नहीं पता होगा ना, देखे ना, जब आपका वक्त गुजरता है किसी के साथ तो फिर ही पता चलता है ना कि वो कैसे या कैसे नहीं।
गुजारिश ये है कि जिसकी वो एक ऐसी बीवी जो खुद भी करप्शन पे यकीन रखती हो, उसकी सहेलियां भी यकीन रखती हो, और इस तरह के चीजों को फंसाएं। हम्म। आप देखें वो जो आदमी जिसको इस घड़ी में फंसाया गया, वो एक काम शर्ट पे साइन कर दे तो वो करोड़ों में बिक जाती है। हम्म। वो शख्स आखिर अपनी बीवी के लल्ले तरल्लों को क्यों बर्दाश्त करता रहा? बिल्कुल ये तो सही। सवाल है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों बर्दाश्त कर? वो मैं कहता हूं कि भाई एक नजर से देखें, तो मैंने तो हमेशा ये कहा है हम्म। कि जब आपके घर में कोई चीज आती है, ये आपने दुरुस्त फरमाया औरतों के हवाले से, पाकिस्तान में 90% करप्शन औरतों की वजह से होती है। हम्म। औरतें अपने शौहरों को मजबूर करती हैं, अपनी ख्वाहिशात को लगाम नहीं देती, हम्म। और वो मजबूरन बेचारे रिश्वत देते हैं। हम्म। तो आपने फरमाया कि औरतों को अपनी ख्वाहिशात को लगाम देना चाहिए, ताकि ये जो रिश्वत और चोर बाजारी है ये खत्म हो सके। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही है। तो यही फार्मूला है। लेकिन वो साथ अपनी ही मैंने बीवी ये की बात भी की है ख्वाहिशात ना को बरलास साहब के साथ रखते हैं, उनको लाइलमी जो है ना वो भी कोई बदलते। लॉजिक नहीं है। और अगर आपको पता है कि आपकी बीवी के कहने पे ये सब कर रहे हैं तो फिर तो आप बराबर बराबर के इन्वॉल्व हुए ना। नुखैर साहब आपका इसके ऊपर क्या कहना है? खान साहब की जो मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और सजाएं भी जो हैं वो उनकी बढ़ती जा रही हैं, गिरफ्तारियां पड़ती जा रही हैं, जेल के अंदर ही मौजूद है वो। बहुत शुक्रिया सुमेरा, गुड टू सी यू। बरलास साहब ने अभी फरमाया कि वो इक्वल बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, और उन्होंने हमेशा इंसाफ की बात की है, सच बोला है। जी जी। तो हैरत अंगेज़ तौर पर ये खूबियाँ मुझ में भी मौजूद हैं। तो मैं भी जब बात करूँगा, जी नुखैर जी साहब आपको कता कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन जी, किया है, उनसे हम बात कर लेते हैं। कोई कानूनी राय हमारे पास आ जाएगी तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर फरमाइएगा, खान साहब की मुश्किलात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ से अगर हम देखते हैं कि शायद कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगले ही रोज़ हम देखते हैं कि जो मसाइल जो हैं उनके कानूनी तौर पर अदालती मामला जो हैं वो उनमें घिरते ही चले जा रहे हैं। आपकी कानूनी राय क्या कहती है इस पर? जी सर्टेनली, एक आपने सुना होगा लफ्ज रोलर कोस्टर राइड, जिसमें आप कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे, कभी साइड, कभी लेफ्ट। तो ये तो हो रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस रोलर कोस्टर राइड के बावजूद अल्टीमेटली जो इंसाफ और कानून के मुताबिक हैं वो फैसले होते हैं। और ठीक है, कानूनी एक जंग तो है, लेकिन उसमें कभी आपको डिफीट भी होती है, शिकस्त भी होती है। लेकिन अल्टीमेटली फाइनली जब बाय द टाइम आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं तो आपको जो जेन्युइन रिलीफ है जो मिलना चाहिए वो फिर मिल भी जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, और मुझे तो इत्मीनान है जो कुछ अभी पोजीशन है कानूनी तौर पे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, तोशा खाना जो रेफरेंस है उसमें जो है वो जाहिर है अब हमने देखा कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है, और नायब ने भी जो है वो भी 20 गवाहान पेश करने हैं इन दोनों के खिलाफ। इस केस को आप किस तरह से देख रहे हैं? आप इससे आप पूरी उम्मीद हैं कि कोई इन मसाइल से निकल जाएंगे खान साहब? ये देखें, तोशा खाना तो एक ऐसा अजीबो गरीब और नॉन यानी बेबुनियाद किस्म का केस है कि वो केस तो बनाया है लेकिन उसमें कोई जान मुझे नजर नहीं आती। अच्छा। आप देखें जो जजमेंट भी आई है, एक जजमेंट आ चुकी है तोशा खाना की, जो सेशन जो उनके अदालत ने दी है सेशन लेवल पे, जिसकी अपील फाइल की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसमें कोई आप अगर उसको अंदर जाके पढ़ें और उसको गौर करें तो उसमें तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो कि क्राइम बनता हो या जुर्म बनता हो। उसमें तो जो उन्होंने इल्जाम लगाया है, उन्होंने कहा है हाँ आपने तोशा खाना से चीजें खरीदी हैं, हाँ आपने पैसे दिए हैं उसके, हाँ आपने उसको बेचा है, हाँ आपने उसको इनकम टैक्स के जो अपने रिटर्न्स हैं उनमें पूरी तरह डिक्लेयर किया है जी। लेकिन आपने जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी है उसमें आपने अपने पूरे साल में जो चीजें ली और खरीदी और बेची
उसका जिक्र नहीं किया। सही। जबकि जो आर्टिकल सेक्शन 137 है इलेक्शन एक्ट का, वो ये कहता ही नहीं है कि आपने जो चीजें खरीदी और बेची उनका जिक्र करें। वो सिर्फ ये कहता है कि जो आपके पास 30 जून को जो असासे हैं सिर्फ वो डिक्लेयर करने हैं। जी जी। अगर आपने 30 जून से पहले कोई चीज बेच दी है तो उसके पैसे ही दिखाने हैं, आपने वो चीज तो आप दिखा नहीं सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं। तो ये इस तरह का केस बनाया गया है और नैब का भी यही केस है। तो इसमें आप खुद सोच लें कि ये क्या ये जुर्म बनता है, ये कहाँ किस पीनल कोड या किस प्रोविजन के तहत ये करप्शन बनती है। वो तो सिर्फ एक मीडिया में बात से कह देते हैं कि जी करप्शन हो गई बहुत सारी। तो करप्शन कहाँ है? आपने चीज खरीदी, अपने पैसे दिए, आपने चीज बेची, वो जो जितने की बेची उतने के आपने पैसे डिक्लेयर कर दिए, और जो आपने खरीदी और जो आपने बेची वो बिल्कुल कानून के मुताबिक है, प्रोसीजर्स के मुताबिक है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक है, लेकिन उन्होंने तो कम कीमत में बेची ना। एक सवाल मैं कर सकता हूं? जी जी बिल्कुल बल्ला साहब, बिल्कुल बल्ला साहब आप पूछ सकते हैं। यही तो मैं समझा रहा हूँ। जी जी। जो अगर आप जजमेंट पढ़ें तो उसमें इल्जाम ये नहीं है कि आपने कम कीमत पे बेची, उसमें ये इल्जाम है कि आपने अपनी ये बेची और जितने की भी बेची, आपने जो सास्ते होते हैं उसमें क्यों नहीं जिक्र किया कि आपने बेची। जी बल्ला साहब। जहाँ साहब, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप बड़े संजीदा फिक्र वकील हैं और आपके वालिद गिरामी से भी हमारी बड़ी न्याजमंदी रही। गुजारिश, एक तरफ आप तोशा खाना, एक तरफ आप नाम लेते हैं मदीना का, तो दूसरे आप ऐसे किरदार अपने साथ लगाए रखते हैं आपके आस पास, तो कहीं ना कहीं करते हैं, कहीं ना कहीं करप्शन करते हैं, या कम से कम आप शरीयत को दाद करने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर नहीं कि आप ऐसे लोगों से जान छुड़ा लें? आप पता नहीं किन लोग, ऑब्वियसली अगर कोई करप्ट इंसान है और वो आपके आसपास है तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उनसे बेहतर है आप जान छुड़ाएं। वो बहुत फेमस सेइंग होगी ना, आपने सुनी हुई, बड़े फेमस ज्यूरिस्ट ने कहा था कि अगर आपने जिंदगी गुजारनी है तो अच्छे लोगों के साथ गुजारें, और अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिलते तो किसी के साथ ना गुजारें, किताबों के साथ ही गुजारें। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द गलत किस्म के लोग नहीं होने चाहिए। लेकिन अब कौन गलत है और कौन सही है, पता नहीं आपका इशारा किसकी तरफ है। बैरिस्टर साहब, एक सवाल मेरा भी है, ये बताइए घड़ी तोशा खाना में गई थी या सिर्फ रिकॉर्ड में आई थी? नहीं, वो सवाल समझा नहीं, लेकिन जो एक्चुअल हकायक हैं वो ये हैं कि घड़ी तोशा खाना आई, उनके रिकॉर्ड में गई, वहां से उसकी असेसमेंट हुई, जो कानून कहता है, उनका रूल है। फिजिकली गई घड़ी? जी, घड़ी फिजिकली तोशा खाना में गई? जी, वो तो कंपल्सरी होती है ना जाना, वहां से रिकॉर्ड होता है कि तोशा खाना में फिजिकली आई है, तो उनकी रिकॉर्ड में आती है, और फिर उसके बाद उसकी असेसमेंट के लिए जाती है वो, और असेसमेंट आपका FBI करता है और एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर करता है जो अप्रूव्ड है गवर्नमेंट का, और फिर गवर्नमेंट कहती है, ऑफिशियल चैनल्स के जरिए कहती है कि ये आपकी कीमत असेस हुई है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस कीमत की खरीद लें, वरना हम इसको ऑक्शन कर देंगे। कितने परसेंट उसमें, कितने परसेंट दे के खरीदी गई घड़ी? बैरिस्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी सर। बैरिस्टर साहब, कितने परसेंट दिए गए जब घड़ी खरीदी गई? कितने परसेंट? कितने परसेंट पैसे दिए गए जो पे करने थे वो? अच्छा, कितने परसेंट, कितना कीमत दी थी वो? जी 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 100% दी, क्योंकि उसके बगैर तोशा खाना रिलीज नहीं करती। अगर आप पेमेंट 100% नहीं करेंगे। नहीं, 100%। मेरा सवाल कुछ और है, जितनी कीमत असेस हुई थी उसका कितने परसेंट देना था? कितने परसेंट देना था? कितना? मेरा ख्याल है जो उस वक्त का रूल था उसके मुताबिक शायद 25% उसकी कीमत जो होती है। सर 50% का रूल था बैरिस्टर साहब, 50% का रूल था, खुद खान साहब ने ये रूल बनाया था। जी,
रूल था। सुमेरा, मेरी आवाज अगर नहीं जा रही तो आप सर कह रहे हैं कि 50% का रूल था कि 50% आपने पे करना था और ये रूल खान साहब ने ही तय किया था। बैरिस्टर साहब जो है उनकी कॉल डिस्कनेक्ट होगी, शायद डिस्कनेक्ट ही होनी थी। अब मैं बात करूं? जी प्लीज। जी बैरिस्टर साहब अच्छे बंदे हैं, लेकिन काफी सारी चीजें वो हकायक से नजरें चुरा गए हैं। तो जरा सच सुन लीजिए। घड़ी तोशाखाना में आई ही नहीं, नंबर 1। सही, ठीक है, मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए उसका इंदराज हुआ, लेकिन फिजिकली घड़ी हाथ में हो, घड़ी वहां पे पड़ी हुई हो, वो नहीं आई। हाँ, वहां दर्ज कर दिया गया कि यहाँ एक घड़ी आई है। उसकी असेसमेंट भी खुद करवाई गई। उस असेसमेंट के बाद उसका 20% पे किया गया, नॉट 50%। तय किसने किया था कि आइंदा के बाद 50% देकर यहां से कोई चीज ली जाएगी, ये भी खान साहब ने तय किया था। लेकिन जब देने की बारी आई, अदा करने की बारी आई, तो 20% वाला वो कानून जिसे वो खुद खत्म कर चुके थे। आगे सुनते जाए जरा तफसील। और इस घड़ी को जब बाहर ले जाया गया बेचने के लिए, असल रकम पता है आपको कब आई है उसमें तोशाखाना में? घड़ी बेच के, यानी वो घड़ी जो तोशाखाना में फिजिकली रखी नहीं गई, बाहर से उसको बेचकर उसकी रकम वहां रख दी गई जितनी खुद बनाई गई। अच्छा, घड़ी बाहर गई, इसका कोई रिकॉर्ड है? नहीं। कस्टम्स के पास किसी जगह कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं। घड़ी बाहर गई, बाहर सेल हो गई, ओके सेल हो गई, कोई बात नहीं, आपने कर दी, रकम आई। कैसे आई रकम? कोई रिकॉर्ड है उसका? वो पैसे कैसे पाकिस्तान में आए? कोई रिकॉर्ड नहीं उसका। ठीक है, प्राइवेट जेट के जरिए भेजी गई, सेल करके वो आ गए। अच्छा, फिर आगे सुनती जाए जरा। ज्वेलरी सेट उनको मिला था, ठीक है, उसका भी यही हाल किया गया। और जब घड़ी वापस आई तो घड़ी आने के बाद, अच्छा सिर्फ मामला घड़ी का नहीं है, हाँ ये है तकरीबन कोई 58 तहाइफ हैं। एक चीज ज़हन में रखिएगा, मैं बताता चलूं सुनने वालों को भी और यहां भी जिक्र हो जाए, तोशाखाना से तहाइफ लेना कानूनी तौर पे कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ये पहली बात आप पे करें, उसका नहीं। सुने, ये तहाइफ कैसे मिलते हैं? आप किसी सरबराह ममलिकत के साथ जाते हैं किसी दौरे पे, तो दूसरा मुल्क आपको तोहफे हम भी देते हैं, जब वो आते हैं तो हम भी देते हैं, उनको तोहफे दिए जाते हैं। अमूमन जो साथ लोग जाते हैं उनको, जो स्टाफ के साथ लोग होते हैं उनके वफद में, उनको घड़ियां देते हैं। वो घड़ियां रोलेक्स वगैरह इस टाइप की घड़ियां, अच्छी घड़ियां होती हैं। लेकिन सरबराह ममलिकत उनके फैमिली को जरा कीमती तोहफे दिए। बिल्कुल सही। ये तोहफे जब वापस आते हैं तोशाखाना में, तो सबसे पहला हक, मिसाल के तौर पे सुमेरा, अगर आप किसी सरबराह ममलिकत के साथ वफद में शामिल हैं और आपको एक घड़ी मिल गई है, तोशाखाना में जब वो घड़ी आएगी, पहले तोशाखाना में आएगी, उसकी एक कीमत लगेगी। वो FBR उसका एस्टिमेट लगाएगा। उस कीमत पे आपको सबसे पहला हक होगा, क्योंकि वो तोहफा आपको मिला। बिल्कुल आपका पहला हक है, आप वो ले सकती हैं। उसकी 20% या अब जो जितनी परसेंटेज आपकी तय की गई है उस पे वो तोहफा आप ले सकती हैं। इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करें और फॉलो करके अब आ जाए। आपने कहा कि आपने शुरू में बताया कि उन्होंने 1 रुपए की करप्शन नहीं की, खान साहब ने, है। तो इससे पहले वो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं। ये ऐसा ही है एक बंदा कहे मैं कभी करप्शन नहीं की थी, और पता चले वो कभी किसी ऐसी जगह पे नहीं रहा जहां करप्शन होनी चाहिए। लेकिन वो खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी में भी उनका सुनते जाए क्या क्या है, खिलाड़ी में भी उनका सुनते जाए ना, कहां कहां जुआ नहीं। अभी मेरी बात सुने ना, अभी आपने मेरे बात के दरमियान में बैरिस्टर साहब को ले लिया था, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं है। फिर आपने कहा कि उन्होंने करप्शन नहीं की, ठीक है। ये करप्शन के केसेस जरा निकालें, क्या क्या हुआ है, ठीक है। उन्होंने इतराफ किया कि नियाजी सर्विसेज मेरी कंपनी है, मेरा सासा है, और आगे से चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं कोई गल नहीं, उन्होंने कोई नहीं, आपको पता नहीं चला होगा ना, ठीक है। एक केस में नवाज शरीफ को क्या सजा, और नवाज शरीफ का तो नाम ही नहीं था पनामा में, उनके बच्चों का नाम था। बिल्कुल सही। निकाला उनको, जो खुद कह रहा है कि मेरी कंपनी है, यस मेरी कंपनी थी, उसको छोड़ दें। उनके फ्लैट को डिक्लेयर कर दिया गया, ओके, उनके घर को रेगुलराइज कर दिया गया। तो ये बातें ना, ये इस चीज की तरफ इशारा करती हैं कि भाई साहब ईमानदार नहीं थे। सही। हाँ, ईमानदारी का जो, और दूसरी बात, आखिरी बात, कुछ उनके सामने होता रहा जी, आखिरी बात, ये कहना कि वो तो मासूम है, उनकी वाइफ नहीं सारा कुछ, वो तो चूचे थे, वो तो बैठे रहे, उनको तो बेचारों को पता नहीं चला, तो खवातीन ने ये कर दिया। खवातीन ऐसे नहीं करती। आपका क्या ख्याल है कि घरों की खवातीन जो है वो मर्दों को मजबूर करती हैं कि तुम करप्शन करो? ऐसा ये कहा, मर्द खुद भी करप्ट, जिन घरों जो वेल, इनके घर में क्या कुछ नहीं था मुझे बताएं, तो फिर करप्शन की जरूरत क्या थी? एक शर्ट लिख के 5 करोड़ लेते, पाकिस्तान का कर्जा उतारें, 25 शर्टें साइन करें, पाकिस्तान का कर्जा उतारें, तो ये बात नहीं होती।
ये बराबर के मुजरिम है, उसमें बराबर का इनका बिल्कुल कसूर बात है। यही है कि लाइल्मी का कह के ना खुद मासूम बन ये कोई जाना, लॉजिक उनका नहीं कसूर है। नहीं। और बड़ला साहब ने भी कहा कि मर्द जो है वो करप्शन करते हैं, चाहे उनको औरत उकसाए या चाहे उनकी खुद की ख्वाहिशात हो, मर्द तो करप्शन में इन्वॉल्व होते ही हैं। चले बड़ला साहब, अब बल्ले के निशान पे आ जाते हैं, क्या कहेंगे? अब पीटीआई को जो है यहाँ पर कोई रिलीफ मिलने का है इम्कान? सुप्रीम कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से बेंच अनाउंस हो चुका है। अच्छा जी, कल का दिन सुमेरा मिर्जा बड़ा अहम है। कल सिर्फ बल्ले की बात नहीं होगी, कल बहुत से लोगों के कागजात जो हैं उन पे जो इतराज उनके भी फैसले, जैसे मियां नवाज शरीफ केस है जी, मियां नवाज शरीफ केस है, मरियम नवाज का केस है, इमरान का केस है और परवेज लाई का। तो इस तरह बड़े बड़े केसेस के कल फैसले होंगे कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो लाडला प्लस उनके कागजात भी लोगों ने इतराज किए हुए इस पे। जी, तो बल्ले का ठीक है, एक अलग केस है, वो कल और हाईकोर्ट उसका शॉर्ट देगी। तो मुझे लगता है कि शायद बल्ले का निशान पीटीआई को वापस मिल जाए। अच्छा, क्योंकि जो वकला से मेरी बात हुई है या मुख्तों से जो बात हुई और जो अदालत का मूड मिजाज देख के उन्होंने जो अंदाजा किया है, जी जी, वो यही है कि बल्ले का निशान उनको मिल जाएगा। लेकिन कल 12 बजे के बाद अगर फर्ज करिए नहीं मिलता जी जी, तो फिर 12 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट है, फिर इसी दरवाजा के पास रहेगा। लेकिन मेरी गुजारिश ये है जी जी, कि इलेक्शन शफाफ गैर जानबदाराना होने चाहिए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी बांग्लादेश में कल इलेक्शन हुए, जी जी, बिल्कुल, उसमें सारी सियासी पार्टियों की क़यादत को पकड़ के जेलों में डाला हुआ है। तो वो पहली पार्टी में उसका रिएक्शन क्या आया है? उसका रिएक्शन ये आया है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने इलेक्शन तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा जी ये डिगोस था, ये इलेक्शन था, ठीक ये है, ट्रम्प का था। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमारे इलेक्शन को कोई घोषणा ना कहे, कोई ड्रामा ना कहे, बिल्कुल सही, हम अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें का कोई भी इसके जीतने हारने का हमको अंदाजा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन कम ये अदालतों को चाहिए कि ना अदालतें क्यों जानबूझकर दिखाते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे, कमीशन का जरूरत है जानबूझकर दिखाने, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अदालत को बिल्कुल जानबूझदार होना चाहिए और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। ठीक है, सियासी ठीक, मैदान में करे, बिल्कुल ठीक है, जीत जाए। बिल्कुल सही है। वो- लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मिलना चाहिए। इलेक्शन जो है उसमें कोई जानबदारी का एलिमेंट जो है वो कहीं भी हमें नजर आना चाहिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे। अभी हम खान साहब की बात कर रहे थे, मुकदमात में घिरे हुए हैं, सजाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ इसके पैरेलल अगर हम देखते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, तो वो मजीद जो है वो क्लीन एंड क्लियर होते जा रहे हैं, क्लीन चिट उनको मिलती जा रही है। किंग्स पार्टी होने का जो तासुर है वो आ रहा है। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि बल्ले के निशान की वापसी होगी पीटीआई के लिए या नहीं। इस पे हमने बात जो है वो अभी करनी थी बैरिस्टर अली जफर साहब से, लेकिन वो जवाब दिए बगैर ही पहले सवालों का भी चले गए। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने इसके ऊपर कुछ बातें की हैं, पहले उनका शॉर्ट सुन के फिर वापस आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। पार्टी के साथ हमारा कोई अलायंस इस तरह का नहीं है। हमारे पास एक प्लान बी है। पहले एक दो पार्टीज ऐसी थी जिसके साथ हमारा जनरल किस्म का एक कमिटमेंट हुई थी कि हमारे का सिंबल पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो हमें सपोर्ट कर देंगे, हम उनको एक आध दो सीट दे देंगे। कल इसके केस में ऑर्डर आ जाएगा, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हक की फतह होगी, हमें बल्ले का निशान है वो मिलेगा। ये पाकिस्तानी करोड़ों अवाम की बुनियादी हकूक का एक हिस्सा है। मैंने आज अदालत को ये बताया है कि 1000 से ज़्यादा कंस्टिट्यूंसी है, 859 जो कंस्टिट्यूंसी है उस पर जनरल सीट है इलेक्शन से। बाकी नखी साहब, बैरिस्टर गौहर साहब को की तरह मजर बड़लास साहब भी पूरी उम्मीद है कि बल्ले का निशान जो है वो वापस मिल जाएगा पीटीआई को। आप क्या कहते हैं? जाती राय पूछे तो मैं कहूँगा मिलना चाहिए, मिल जाए, उसमें क्या हर्ज है। और नहीं मिलेगा तो किसी कानूनी ग्राउंड की वजह से नहीं मिलेगा। बाकी ये जो पीछे बात हुई
कि ब्रेक से पहले कि बांग्लादेश के जो इलेक्शन हुए हैं उसको यूरोपीय यूनियन ने तस्लीम नहीं किया। तो गुजारिश है, जो 2018 के इलेक्शन हुए थे उसको यूरोपीय यूनियन ने तस्लीम किया था? नहीं किया था। तो क्या हुआ उसके बाद? कुछ भी नहीं है। हमारे इलेक्शन हमने तस्लीम करने हैं या अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने तस्लीम करने हैं? ठीक है, तो बांग्लादेश को क्या फर्क पड़ा इससे? वो ना अमेरिका ना तस्लीम करे, यूरोपीय यूनियन ना तस्लीम करे, एक उन्होंने रूटीन का बयान देना होता है, दे दिया, उस पर कोई असर होता है जिस मुल्क में इलेक्शन हुए हो? पहली बात। दूसरी बात, ये बल्ले का निशान जो है, मेरी तो ख्वाहिश है जी कल मिल जाए, बल्ले का निशान मिल जाए। और लेवल प्लेइंग फील्ड की जहां तक बात है, वो जो मुस्तरद शुदा जो सारी बातें हुई ना कि उनको कल उनका फैसला होना है, कल का प्रोग्राम बड़ा शानदार होगा। लग रहा है जी कल काफी सारी खबरें आ जाए हमारे पास। और जो बल्ले का जो है लेवल प्लेइंग फील्ड, वो सुमेरा, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। किसी मुजरिम को, किसी दहशतगर्दी में मुलव्विस मुलजिम को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं होना चाहिए। और बार बार आज आपने देखा, एक नई रिलीज हुई है 9 मई के हमलों की एक वीडियो, जी बिल्कुल, वो आपने भी देखी होगी। दिल दहल जाता है उसे। बिल्कुल ऐसे। ये जो इल्जाम लगाते हैं जी, वो कोई और बंदे थे, एजेंसियों के बंदे थे जिन्होंने ये करवाया था, उन पहचानने उसमें ये एजेंसियों के बंदे थे, यानी बदतरीन उनके GHQ में घुस के हमले कर रहे हैं। और उसके बाद वही लोग इनके जलसों में खिताब कर रहे हैं और वही लोग कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। और वही लोग शिकवे भी कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं लड़ने दिया जा रहा। कुछ शर्म होनी चाहिए कि यार इतना कुछ किया है और मान भी रहे हैं। और उसके बाद मैं हैरान हूं, वो जो खान साहब का आर्टिकल छाया हुआ उसमें, सो कॉल्ड आर्टिकल, वो इकोनॉमिस्ट में, जिसके बाद मेरा ख्याल है आज के बाद आर्टिकल नहीं छाया होंगे, वही एक छाया हुआ करेगा। और उसमें लिखा हुआ जो उसके मुताबिक था कि 2 कमाल की बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं। एक तो ये कि जो 9 मई था ये गलत था, ये जाली ऑपरेशन था। ठीक है, उनका मतलब ये था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और इसमें यानी बात फिर वही वो कर रहे हैं कि किसी और ने करवाया था। किसी और ने कौन सा? फिर उधर इशारा कर रहे हैं। और उसके बाद लिखा कि जी हमारे दौर में, खान साहब के दौर में GDP 6 पे चला गया। या स्टेट बैंक की वेबसाइट है, उसे खोलें और अगर प्रोड्यूसर साहब के पास हो, मैंने इन्हें वैसे एक शीट दी थी, मैंने कहा ये अगर मौका बने तो ये दिखा दीजिएगा। तो शकील साहब अगर वो शीट है तो दिखाइए ज़रा। स्टेट बैंक की एक 2016, 17, 18, 19, 20, 21 तक का उसमें डाटा है। उसमें देखिए कि क्या है, GDP कितना गया है, 6 पे कब चला गया हमारा GDP। चूंकि 2 नंबरी में माहिर है, इसलिए मजमून छपवाने में भी 2 नंबरी की और उसके अंदर जो डाटा है उसमें भी 2 नंबरी की। GDP कितनी थी? 3.4। ठीक हो, 3.4 थी। चले अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने लिंक दिया था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हम बात करेंगे कि उनको जो हाई कमिश्नर की जानिब से बरियत पर मुबारकबाद दी गई है। जो बरतानवी हाई कमिश्नर है उनसे उनकी मुलाकात भी है। और एक बरसों पुराना जो शरीफ ट्रस्ट केस है वो भी अब बंद कर दिया गया है। रिलीफ मिल रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब को, रिलीफ मिल रहे हैं। खान साहब की तो हम बात कर रहे थे कि उन पे केसेस जो है उनका इजाफा हो रहा है। मियां साहब को रिलीफ मिल रहे हैं और वो इलेक्शन के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। और अब उन्होंने अनाउंस भी किया है कि वो जलसे भी करेंगे, वो आवाम में भी निकलेंगे। इस पर एक पैकेज देखते हैं, फिर वापस आते हैं। इस पर अगर हम नैब के रोल की बात करें नाजरीन, तो हम देखते हैं कि नैब जो है वो हमेशा से एक सहूलतकार का रोल प्ले करता है। हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिराना, ब्लैकमेलिंग करना, हरास करना, अहल इक़्तिदार के कहने पर प्रोसिक्यूशन, फिर अचानक ही गवाहान का जो है वो गायब हो जाना, फिर केसेस बंद कर देना। और वही गवाह अगर आते हैं तो वही जो है वो उस मुजरिम को या उस मुलजिम को सादिक और अमीन बनाने की सरतोड़ कोशिशें करते हैं। मजहर बडला साहब क्या कहेंगे? पुराना शरीफ ट्रस्ट केस जो है वो भी बंद हो गया, बाकी केसेस में भी रिलीफ मिल गए, आज़ादी मिल गई है। अब मियां साहब को उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि जी अब वो सड़कों पर भी निकलेंगे, जलसे भी करेंगे, कैंपेन भी होगी। देखिए सुमेरा, मेरा मिर्जा नैब जो है ना, ये हमेशा सियासी आलाकार बनता है मुख्तलिफ ताकतों का और इसका एक सियासी रोल है। ये कोई माने या ना माने और हर एक के खिलाफ ये इस्तेमाल हुए नैब के अफसरान। जी जी, ये महकमा जो है ये एहतसाब कमिश्नर बनाया गया था मियां नवाज शरीफ ने अपने 1997 वाले दौर में सैफुर रहमान को। वो सेनेटर होते थे और उस जमाने में ही इस अदारे के खिलाफ बातें होना शुरू हो गई थी। जी जी, पीपल्स पार्टी उसको एहतसाब रहमान कहती थी। सही। और उस वक्त चूंकि पीपल्स पार्टी मुखालिफ थी, हाँ जी, लिहाजा चुन चुन के उनके खिलाफ बड़े केसेस बनाए गए और पता नहीं क्या कुछ घड़ा गया
और घोड़ों को भी मुरब्बे खिलाए गए और पता नहीं कि बहुत सी बातें हुई। खैर जी। वो एक माजी का किस्सा है। उसके बाद जब फिर मुशर्रफ दौर आया तो दोनों के खिलाफ केसेस बने। हाँ जी। और ये नुखैर साहब दुरुस्त फरमा रहे थे कि किसी दहशतगर्द को इजाज़त नहीं होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की, तो वो 12 अक्टूबर को भी एक दहशतगर्द बने थे, उनको भी फिर इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब ये केसेस बने, एक दूसरे ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए। जी बिल्कुल। मेरा सवाल हमेशा ये रहा कि नैब के अफसरान से कोई पूछता है कि तुम भाई कौम से तनख्वाहें लेते हो, हाँ जी। रियासत तुम्हें तनख्वाहें देती है, आज तुम कहते हो कि फलां आदमी मुजरम है, उसने ये वो करप्शन की है, जी बिल्कुल। कल आप कहते हैं कि नहीं जी ऐसा तो है ही नहीं, और आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप इंक्वायरियां बंद करते फिरे? हाँ जी। अब ये जो आज इंक्वायरियां बंद हुई हैं, ये एक मखसूस तबके की बंद हुई हैं, ये नैब की जानबदारी है। ये जो आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ बंद हुई है इंक्वायरी, ये तो सीधे सीधे जनाब उसमें इन्वॉल्व थे, मगर तो बस बादशाह हैं नैब वाले, मर्जी है उनकी। नैब में देखिए एक चेयरमैन ऐसे आए थे जनरल अमजद हुसैन, जी जी। जो मुशर्रफ दौर के शुरू में आए, तो वो नहीं बात सुनते थे। तो जब परवेज मुशर्रफ के इर्द गिर्द लोगों के केसेस आए और परवेज मुशर्रफ ने सिफारिश की, तो जनरल अमजद हुसैन ने कहा कि मैं तो ऐसी आपके इर्द गिर्द बेशक लोग हूं, मैं ये बातें नहीं मानूंगा, सही। मैं जो करप्ट आदमी है उसको पहुंचाऊंगा जिस जगह पे पहुंचाना चाहिए। सही है। तो उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने यह फैसला किया कि जनरल अमजद हुसैन को हटा दो, चूंकि ये तो हमारी बातें नहीं मानता, बिल्कुल सही है, ये तो हर एक महकमे को चेक करता है। तो फिर उन्होंने खालिद मकबूल को चेयरमैन बना दिया। ठीक हो गया। और जिस दिन खालिद मकबूल चेयरमैन बने तो उस दिन कारोबारी तबके में ये बातें सुनी हमने कि बस जी अब काम खुल गया है, अब डीले शीले हो जाएंगी आराम से, बिल्कुल सही है, प्ली बारगेन हो जाएगा, फलां हो जाएगा फलां, अब कोई मसला नहीं रहेगा। ठीक हो गया। वो जो नैब की सख्ती थी वो गई। तो हमारे यहाँ उसके बाद कमर जमान चौधरी साहब, वो पता नहीं बराए नाम ही चेयरमैन थे। बिल्कुल सही है। उन्होंने तो कोई किसी केस का नाम ही नहीं लिया। ठीक हो तो गया। देखिए हमारे यहाँ एक तो कोई क्राइटेरिया नहीं चेयरमैन नैब का। जी बिल्कुल। हम वो अपना पसंदीदा बंदा कोई गवर्नमेंट उठाती है बना देती है। जब जिस पार्टी ने रिलीफ तो लेना होता है, जिस चाहिए। हुकूमत ने रिलीफ लेना होता है, वो अपनी मर्जी का बंदा यहाँ पर लगाते हैं, अपनी मर्जी के फैसले कराते सुमेरा हैं। मिर्जा एक लम्हा सिर्फ। जी जी। अब एक तो ये होना चाहिए कि कोई क्राइटेरिया हो, दूसरा ये जो अफसरान है नैब के जो केस बनाते हैं, जी जी, आईओज हैं, उनकी भी तहकीक होनी चाहिए। मुझे पता है कि नैब के बहुत से अफसरान बड़ा माल कमाते हैं। बिल्कुल जाहिर है। लोगों की इंक्वायरियां जब खुलती हैं तो बहुत माल कमाते हैं ये। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब बदकिस्मती से पाकिस्तान में 2-3 इदारे बड़े करप्शन रोकने के लिए, FIA बनी, करप्शन बढ़ गई। बिल्कुल। एंटी करप्शन बनी, करप्शन वो एंटी करप्शन बन गई। बिल्कुल ऐसे। चले इस पे हम और जो एंटी करप्शन जब एंटी करप्शन बन गई तो नैब आ गया। बिल्कुल ऐसे ही। और नैब का रोल हमारे सामने ही है। उसने करप्शन के दरवाजे खोल दिए। और पिछली हुकूमत ने, ये जो नुखैर साहब की पसंदीदा हुकूमत थी, उन्होंने एक और तरमीम कर दी कि 50 करोड़ से नीचे तो करप्शन मानी नहीं जाएगी। बिल्कुल सही। चले नुखैर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। नुखैर साहब, नैब का रोल हमेशा मुतनाज़े ही डिस्कस हुआ है कि इसका रोल जो है वो मुतनाज़े, आप इत्तेफाक करते हैं इससे? और ये जो बात कर रहे हैं, जो नई तरमीम आई थी इसमें कानून में, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये ठीक है? एक तो मेरा ख्याल है हम सबको पता है कि बरलास साहब जो है ना, वो किसी पार्टी की हिमायत नहीं करते, वो बड़े न्यूट्रल हैं और उन्होंने तो कभी की नहीं किसी की हिमायत। उनके अंदर तो इंसाफ और न्यूट्रलिज्म ये तो छुपा हुआ है उनके अंदर। इस बात की मैं उनकी कदर करता हूँ। यानी मुझे आज तक नहीं पता कि वो किस पार्टी के हिमायती हैं, और यकीनन सुमेरा मिर्जा आपको भी नहीं पता होगा, ठीक है ना? लेकिन मुझ पे उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का हिमायती हूँ। मैं भी बरलास साहब आपकी तरह सच का हिमायती हूँ ना, थोड़ा सा ही, आपसे ज्यादा नहीं हूँ लेकिन थोड़ा सा तो हूँ। अच्छा, अब आ जाए इनकी बात की तरफ। नैब के रोल पे इतनी अजीबोगरीब यहाँ बातें हुई हैं सुमेरा
मैं पहले आपको बताता चलूं कि पहला जुमला तो ये आया जी 12 अक्टूबर वाला। अब बातें चूंकि इतनी ज्यादा है, मुझे तो मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, उन्हें मौका मिला, अच्छी बात है। 12 अक्टूबर की दहशतगर्दी, हाँ जी, मैं 1000 दफा यहां कह चुका हूं कि 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने तैयारा वापस मोड़ने का हुक्म दिया, ये इल्जाम है। किसको दिया ये हुक्म? कोई गवाह है इसका? देखिए ना, एविएशन वालों को दिया होगा, उन्होंने पायलट को दिया होगा, अदालत में ये केस चला, किसको हुक्म दिया? इस पे हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किसको कहा उन्होंने कि तैयारे का रुख वापस मोड़ दो, यहां नहीं उतरना? बिल्कुल सही। इस बात का कोई जवाब नहीं आता। इसी बात पे सारा मुकदमा बना था ना। बिल्कुल तो ये तो कोई भी नहीं आया, पूरी आप उसका केस की डिटेल निकाल के देख लें, ये तो किसी ने भी नहीं कहा। बिल्कुल ऐसे ना हुक्म आया ना किसी, इसीलिए तो वो कहते हैं कि मैं वजीर आजम था, मुझे पकड़ के हाईजैकर बना दिया। जब इस बात का जवाब आ जाए उसके बाद ये इल्जाम लगाइएगा कि 12 अक्टूबर को दहशतगर्दी हुई थी। अच्छा, नैब को अच्छा ठीक है, नवाज शरीफ ने बनाया, तो उसको खत्म किसने करना था? हुकूमत रही ना आपकी पसंदीदा, उसको चाहिए था खत्म कर देती, हुकूमत ने नहीं खत्म किया। हर हुकूमत ने उसको इस्तेमाल किया ना उसको। अच्छा, वो एक जो साहब गुजरे हैं नैब के, वो सर से पांव वाले, क्या नाम है, जावेद इकबाल साहब, उनका दौर ठीक था, कमर जमा तक तो ये आए हैं ना, और उनका दौर यानी ठीक था, उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया, इसका मतलब गवर्नमेंट की बात मान रहे थे ना, सारी बातें वो मान रहे थे। तैयबा गुल वाला केस सुमेरा शुरू हुआ, नहीं एक मिनट नहीं, बड़ा बोल चुके आप, नहीं मैंने रिकॉर्ड बाद में दुरुस्त करते हैं ना, पहले सुन लें। तैयबा गुल वाला सुमेरा आप केस निकालेंगे ना तो उसमें, हजूर बोल तो लेने दे मुझे, तैयबा गुल वाला केस आप निकालें, सुमेरा दोबारा से वो आया उसमें, और वहां उसके डांडे भी खान साहब से मिल रहे हैं। वजीर आजम हाउस में जिस तरह उन्हें कैद रखा गया उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और नैब वाले आप ये कह रहे हैं जी कि वो अब बुरे हो गए। उस वक्त किसी ने कहा कि नैब बुरा है? खान साहब के बयान निकाल लें, पीटीआई वालों के बयान निकाल लें कि अब कमाल काम कर रहा है नैब। सॉरी, क्योंकि सजाएं नवाज शरीफ के खिलाफ जा रही थी, केस नवाज शरीफ के खिलाफ बन रहे थे। चीखता था मीडिया कि भाई मालम जब्बा केस भी बना दें, हेलीकॉप्टर केस भी बना दें, बिलियन ट्री केस भी बना दें। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, वो हैं हमारे एजेंडे पे हैं, हम करेंगे। लेकिन सिर्फ वही केस उसी वहां शहजाद अकबर बैठे होते थे, सिर्फ वहां चोट पहुंचाई गई जहां जहां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को तकलीफ हो सकती है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैंने नोट किया, आपने उनको कम से कम 15 मिनट दिए हैं, तो घंटा आपने मुझे भी देना है। जी। अच्छा, पनामा इंक्वायरी, अभी पता क्या कहते हैं, तोशा खाना यार, और वो खोलें, 100 साल पुराना रिकॉर्ड भी खोलें, 50 साल पुराना भी खोलें, उनको भी पकड़ें। सुमेरा मिर्जा, कभी ये हुआ है कि अदालत में एक कातिल को सजा दी जा रही हो और वो कातिल के, मुझसे पहले भी तो बड़े लोगों ने कत्ल किए, पहले उनको सजा दे। अच्छा, आपने जो किया, जब पनामा केस हो रहा था तो चीखते रह गए कि यार सबको पकड़ो ना। नहीं, ये आगाज इन्हीं से करना है, आगाज नवाज शरीफ से होगा। कहां गए वो बाकी के 425 लोग जिनके पनामा में नाम थे? कोई दोबारा किसी ने नाम नहीं लिया, बिल्कुल ऐसे। और उस वक्त ये शोर मचाया, नैब जैसा अच्छा इदारा कोई नहीं, नैब तो अपना काम कर रहा है, नैब को खत्म होना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी खत्म होना चाहिए था जब इनका दौर चल रहा था, जब ये नैब को इस्तेमाल कर रहे थे। अपना दौर गुजरा तो उसके बाद शुरू तूफान मचा दिया, भाई नैब तो है ही ऐसा, सारी हुकूमतों ने ऐसे किया। और नैब ने तहकीकात की है बाय द वे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस बने, जो ब्रॉडशीट को जो जुर्माना किया गया इन पे, कावे मसूवी का नाम सुना होगा, सारी डिटेल आपको पता होगी। इन्होंने जो कुछ किया, बरतानिया में इन पे इल्जाम आ जाए मनी लॉन्ड्रिंग का और बरतानिया एजेंसियां इसका सुराग ना लगा सकें, इज इट पॉसिबल? तो इन्होंने जानबूझ के नैब को यूज किया, ठीक है। और वो जो नैब को यूज किया सुमेरा मिर्जा, वो आज नैब ने, जो कि सबूत तो थे नहीं, बिल्कुल सबूत तो थे नहीं, ये तस्लीम ये नहीं करते कि नैब ने जो सबूत इकट्ठे किए वो सबूत नैब ने नहीं इकट्ठे किए, वो उनको दिए गए कि इसकी बुनियाद पे जो हो सकता है कर। आखिरी बात, अभी एक बात हुई कि नैब का जी कानून बना दिया नवाज शरीफ ने कि 50 करोड़ से ज्यादा वो नहीं हो सकती। भाई इसलिए कि 50 करोड़ की एक रकम है, उससे कम भी कोई करप्शन करेगा तो उसके लिए दूसरे इदारे मौजूद हैं। नैब 20,000 की करप्शन क्यों पकड़े? क्योंकि साहब हम यही बात कर रहे थे ना, नैब की ही हम बात कर रहे हैं कि सारी हुकूमतें जो भी आती हैं उनको अपने तरीके से चलाती हैं, और जब उनकी हुकूमत खत्म हो जाती है तो वो ये कहते हैं कि इस इदारे को खत्म हो जाना चाहिए, इसमें तरामीम कर देनी चाहिए। बल्ला साहब, तैयबा गुल की यहाँ पर बात हो रही थी, आप उस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? जो भी उन्होंने बातें की हैं, जो बातें सामने आई हैं इस मामले पर, आपका क्या कहना है इस पे? गुजारिश मिल रही है खान साहब से जी कि मैंने सिर्फ एक चेयरमैन नैब की बात की, जनरल अमजद हुसैन की। हाँ जी।
कि जनरल अमजद हुसैन वाहिद आदमी थे जिन्होंने किसी भी किस्म की सिफारिश मानने से इनकार कर दिया। और उस वक़्त के जो ताकतवर ओहदेदार थे परवेज मुशर्रफ, उन्हें इनकार किया। बाकी उसके बाद कमर ज़मान आए या वो सर से पाँव वाले जावेद इकबाल आए, और जावेद इकबाल को भी चेक कीजिएगा कि उसकी किसने नामजदगी की थी। वो आपको फिर गुले नुखैज़ अख्तर साहब माइंड करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर की नामजदगी भी चेक कीजिएगा किसने की थी। जी बड़ा सर, ठीक है। तो वो जावेद इकबाल साहब हूँ, कमर ज़मान हूँ, कुछ और हूँ, एहतसाबुर रहमान हूँ, ये सारे सियासी टूल थे। जी जी, ये सियासी आलाकार बने रहे। ये आपने सुमेरा मिर्जा दुरुस्त फरमाया कि हर हुकूमत इस्तेमाल करती है नैब को सियासी हथियार के तौर पर। बिल्कुल शहजाद अकबर को इस्तेमाल किया गया। हाँ जी, मैं उस दौर में भी कहता था, पता नहीं मेरा आपका उस दौर में राब्ता चूंकि नहीं था, लिहाजा मुझे जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मैं असद उमर की भी मुखालफत करता था। मैं कहता था इसको इकोनॉमी का नहीं पता। मैं ये शहजाद अकबर की भी मुखालफत करता था कि ये गलत बातें कर रहा है। ठीक हो गया। तो जो भी मैं तो आप पापा जॉन्स की हिमायत करते थे। आप एक नजर से देखें। किसकी? पापा जॉन्स वालों की हिमायत करते थे आप? नहीं, वो देखे, वो आपका मसला है पापा जॉन्स वाला। वो मेरे दोस्त है जनरल आसम, मैं नाम ले लेता हूँ। जी जी। और मैंने बिल्कुल उनकी हिमायत की थी जनरल आसम की। चले, आपका दोस्त होना बचा गया बाज लोगों को। और सही है। और जी जी बड़ा सब, ये जो देखे ना, ये डिट्रैक्ट करने वाली बातें बीच में आ जाती हैं। जी जी, आप कंप्लीट कीजिए। ये जो शहजाद अकबर हो या इसहाक डार हो या कोई भी हो, ये नैब को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करना गलत है, बिल्कुल। ये हमारे हुक्मरानों को ये रवस छोड़नी होगी और नैब को भी ये रवस छोड़ना होगी। बिल्कुल सही। कि वो सियासतदानों के अलाकार क्यों बनते हैं या हुकूमतों के अलाकार क्यों बनते हैं। बल्ला सब, उनके मद्देनजर इंसाफ नहीं होता, उनके पेश नजर इंसाफ नहीं होता। होना तो इंसाफ चाहिए ना। मैं समझता हूं अदारों के सामने इंसाफ ही होना चाहिए। इंसाफ, उनके पेश नजर सिर्फ इंसाफ होना चाहिए, शख्सियात नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें अगला टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। नुखैज़ साहब, सीट एडजस्टमेंट की हम बात कर लेते हैं। कुछ सीट्स पे एडजस्टमेंट हो चुकी हैं, कुछ जो है वो अभी भी उनके ऊपर बातचीत जो है वो चल रही है। और आईपीपी जो है वो हम देख रहे हैं कि वो अभी मुंतज़िर है, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो काम नहीं हो रहा है। लेकिन नून लीग जो है वो अपनी मर्जी से सीट एडजस्टमेंट जो है वो सारी कर रही है और बड़ा सोच समझ के कर रही है। करनी चाहिए, सोच समझ के करनी चाहिए। दोनों तरफ के फ्रीकैन को सोच समझ के करनी चाहिए। मामला तो वहाँ तय पाएगा ना जब दोनों फ्रीकैन राजी हो जाएंगे। मेरी एक इतला है और आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन अब तक की जो इतला है वो सुन लीजिए, उससे ज़रा थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी। जो आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है उसमें कौमी असम्बली की 7, सूबाई असम्बली की 11 सीटों पे बातचीत चल रही है, तकरीबन आखिरी मराहिल में है। जहांगीर तरीन साहब के बारे में कहा जा रहा है जी कि उनको लोधरा की बजाय NA 149 मुल्तान से इलेक्शन लड़वाया जाए। वहाँ सदीक बलोच साहब हैं, उनको कांजू साहब का रेफरेंस है ना जी वो। जी जी बिल्कुल। और सदीक बलोच साहब ने तो कहा जी मैं आज़ाद लड़ लेता हूँ, उनका वोट बैंक लेकिन मैं आपको नून लीग का ही रहूँगा। तो इस बात पे जरा कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो सदीक बलोच साहब को ही सोचा गया वहां से वो लड़े और जहांगीर तरीन साहब को NA 149 मुल्तान से उनको टिकट वो एडजस्ट किया गया। अलीम खान आपके सामने आ गए 117 NA 117 लाहौर, ऑन चौधरी 128 NA 128 लाहौर। नोमान लंगड़ियाल साहब को साहिवाल से एडजस्ट किया गया है, इंजीनियर गुल असगर खुशाब से, आमिर कियानी साहब इस्लामाबाद से, गुलाम सरवर खान रावलपिंडी साहब से, और जिनको नहीं एक्सेप्ट किया गया उनमें शामिल हैं फैसलाबाद से जी फरूख हबीब, उनको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। साहिवाल से नोरेज शकूर, उनको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। सियालकोट से फिरदौस आशिक अवान, उनको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। हमायूं अख्तर, राना नज़ीर। फिरदौस आशिक अवान साहिबा बाय द वे इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहती, वो कहती है मुझे मखसूस सीटें दे दें, मैं उस पर आ जाता हूँ। हल्का सुन ले, अच्छी तफसील है आपको। हल्का 121 में जहां अयाज सादिक थे रोहिल असगर के साथ, उनके मुकाबले में अयाज सादिक साहब ने कहा जी मैं सरेंडर करता हूं। और टिकट अभी जो एक हल्का जी ऑन चौधरी साहब का यहाँ मैंने बता दिया हो गई। अच्छा, खारियां में जाफर इकबाल साहब के मुकाबले में
वो हैं एयर चीफ साहब के एक भाई हैं, उनको टिकट देने का मसला है। ठीक है, वहां पर अभी तलाल जो है वो चौधरी हल और नहीं है। नवाब शेर वसीर में अक्सरियत जो है वो तलाल चौधरी के साथ है, लेकिन ठीक हो गया। अच्छा, इस्लामाबाद में बैठे हैं बड़लाल साहब, वहां की क्या खबरें हैं सीट एडजस्टमेंट की और पार्टी? देखिए, एक तो ये है कि अभी सीट एडजस्टमेंट पे बहुत से रफड़ है, और ज़ाहिर है जिन लोगों को नई टिकट मिलेंगी वो आज़ाद लड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अब ये जो चीज़ें गिनवाई हैं नुखैज साहब ने, तो मैं तो अभी से कह देता हूं कि ये इलेक्शन वो हार जाएंगे जहां जहां आईपीपी होगी, इसलिए कि नून लीग का वोटर कंफ्यूज होगा और नून लीग का वोटर उनको कबूल नहीं करेगा। वो किसी और को वोट दे दे या अपना वोट खराब कर ले। सही। तो अभी इस्लामाबाद के हलकों में अभी भी इलेक्शन के बारे में गुम-गो की कैफियत हैं। मैं कल भी मैंने अर्ज किया था कि वो समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन अभी चल रहे हैं, होंगे। आप देखिए ना, महीने से कम वक्त रह गया है। बिल्कुल। और अभी तक कोई गहमा गहमी नहीं है इलेक्शन की। इलेक्शन का माहौल ही नहीं बन रहा। वो ये कैसे बनेगा? और सेंट्रल पंजाब में और केपी के कुछ इलाकों में धुंध का राज है। धुंध का राज है, बिल्कुल। धुंध में वो कैंपेन कैसे? ये देखिए, शहरों में तो फिर भी चलो पॉसिबल है। हाँ जी। देहातों में ये कैंपेन कैसे होगी? हाँ जी, इतनी सर्दी है, धुंध उतरती खुला एरिया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इतनी धुंध में कैसे मुमकिन होगा? बिल्कुल सही है, वक्त जो है वो कम रह गया है। नहीं, वो तो पहले से कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में तो यही आवाज है कि शायद इलेक्शंस जो है वो ना हो, लेकिन सिर्फ फजल रहमान का बयानिया नहीं, अब तो सेनेट से करार था। हाँ जी, वाशी इमरजेंसी की चेम गोइयां भी हैं। ओके, ठीक हो गया। चले, वाशी इमरजेंसी भी लग सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मजहर बड़लाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम अख्तर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सियासी मुबस्सरीन जो है वो तो ये कह रहे हैं कि इतना रिलीफ मिलने के बाद भी मियां नवाज शरीफ साहब के चेहरे से मुस्कुराहट क्यों गायब है, और उनकी जो मानी खेज खामोशी है उसकी क्या वजह है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि खुद को वजीर आजम कहने वाले जो हैं वो घर से क्यों नहीं निकल रहे। एक ऑथेंटिक जो डेट है वो क्यों नहीं दी जा रही जलसों की, कि वो कब निकलेंगे, किस शहर में वो कब जलसा करेंगे। अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं निकली हैं, ये भी मानी खेज है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।